नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है किस पे है? मगध राज्य के प्रमुख वंश पर आधारित है। क्या आज का जो लेक्चर है किस पे आधारित है? मगध राज्य के प्रमुख वंश, अर्थात महाजनपद बीत जाने के बाद मगध सबसे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था यानी शासक था, राजवंश था, वो कौन था? मगध का वंश था। ठीक है, मगध का राजवंश था। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि मगध के राज्य के प्रमुख वंश से संबंधित यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये महाजनपद का एक महाजनपद, ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध भी था। क्या 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो था मगध भी था। आगे चल के लगभग में 540 ईसा पूर्व के आसपास में ये जो अर्थात मगध पर जो शासक कर रहा था, जो वंश था हर्यक वंश, वो सबसे शक्तिशाली राज्य बनाता है और सभी महाजनपदों यानी कि जो 16 महाजनपद हैं एक एक करके सबको जीतता हुआ जाता है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहले है हर्यक वंश। मगध राज्य पर सबसे पहला वंश जो है वो हर्यक वंश है। कौन सा दोस्तों? हर्यक वंश। तो इस कब से कब तक इसने यहाँ पर शासन किया? तो हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिलता है। इसका पहला जो शासक, महत्वपूर्ण शासक है, कौन है वो? तो वो है दोस्तों, एक मिनट। तो इसका जो महत्वपूर्ण शासक है जो दोस्तों क्या है? बिंबसार है। क्या? बिंबसार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला हर्यक वंश का पहला है। ठीक है, हर्यक वंश का पहला राजा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध राज्य की वंशावली की शुरुआत हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबसार से मानी जाती है। ठीक है, क्या बिंबसार को पहला वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का माना जाता है। इसका शासनकाल अर्थात बिंबसार का शासनकाल जो था 544 ईसा पूर्व, क्या 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिलता है। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछ ले कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबसार था। ठीक है, या हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबसार। तो दोनों क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है और ऑप्शन एक ही। तो बिंबसार का वज्ज संघ, क्या वज्ज जो है लिच्छवियों से संबंधित था। बिंबसार जो है वज्ज, कौशल एवं मद्र राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अर्थात बिंबसार जो था वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के क्रम में क्या क्या किया उसने? तो बिंबसार ने कौशल, अर्थात कौशल जो है आधुनिक अयोध्या को कहा जाता है, वहाँ पे शादी किया। उसके साथ में मद्र देश में भी शादी करता है। ठीक है, और वज्ज के लिच्छवियों संघ से भी शादी करता है। कौन? बिंबसार। कौशल से इसे काशी का एक गांव प्राप्त हुआ। ठीक है, किसे? बिंबसार को, जिसकी आमदनी 1 लाख वार्षिक सिक्के थी। कितना? 1 लाख वार्षिक सिक्का था काशी में। इस बात से संकेत मिलता है कि उस समय भू राजस्व का आकलन मुद्रा में होने लगा था। अर्थात किस काल में? महाजनपद काल में भू राजस्व का जो आकलन है मुद्रा के रूप में देखने को मिलने लगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कह रहा है बिंबसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, बिंबसार ने ही अंग को मिलाया था। ठीक है, किसको मिलाया था? अंग को। ये आधुनिक बिहार के भागलपुर और बक्सर जिले के आसपास में हमें देखने को मिलता है ये अंग राज्य महाजनपद काल जो था। ठीक है, महाजनपद काल का जो अंग राज्य था ये भागलपुर में हमें देखने को मिलता है। आधुनिक बिहार के भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो अंग ही था। तो इसको किसने मिलाया? बिंबसार ने मिलाया, तथा अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त करता है। कौन? बिंबसार। ठीक है, बिंबसार जो है जो अजातशत्रु है वो बिंबसार को मार करके राजा बनता है। कहाँ? मगध का। और अभी हम आगे इसका चर्चा करेंगे।
इसके गांधार से राजनयिक संबंध थे। ठीक है, गांधार से इसका राजनयिक संबंध था, किसका? बिंबिसार का। इसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। कहाँ का शासक था? ये अवंती का शासक था, चंड प्रद्योत। ठीक है, यह क्वेश्चन आ भी चुका है। चंड प्रद्योत का चिकित्सा या चंद्र प्रद्योत का चिकित्सक करने के लिए किसको राजा बिंबिसार ने भेजा था? तो जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। क्या? गिरिब्रज या राजगृह जिसे कहा जाता है दोस्तों, क्या? राजगृह या गिरिब्रज एक ही नाम है, उसी को अपना राजधानी बनाता है। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जाना जाता था। क्या? श्रेणिक नाम से जाना जाता था। किसे? बिंबिसार को। बिंबिसार जो है वो बुद्धकालीन और बौद्ध धर्म अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो बुद्ध के काल में था और बौद्ध अनुयायी था। उसने बुद्ध को वेणुवन बिहार जो है वो दान में दिया था। वेणुवन बिहार को दान में दिया था। किसने दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वेणुवन बिहार जो है वो किसने दान में दिया था या किसे दिया था? तो बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है अंतिम समय में, क्या? अंतिम समय में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे पदच्युत करके उसकी हत्या कर दी और 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के बीच में अजातशत्रु का शासन था या शासनकाल था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखते हुए बिंबिसार की हत्या से क्रुद्ध हुए कौशल पर हमला कर उसे परास्त किया तथा कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया। क्या? प्रसेनजित की जो पुत्री थी वाजिरा, उससे विवाह कौन करता है? अजातशत्रु। तो हम अभी पीछे जैसे बात किए दोस्तों कि ये क्या करता है? साम्राज्यवादी विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करता है बिंबिसार। तो उसी को जारी रखता है कौन? अजातशत्रु। तो बिंबिसार हत्या कर देता है किसका? बिंबिसार जो है, बिंबिसार की जब हत्या होती है, क्योंकि वो वैवाहिक संबंध पहले ही बिंबिसार स्थापित कर लेता है, तो कौशल का जो राजा प्रसेनजित था वो बहुत क्रोधित हो जाता है और आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर देता है। कहाँ? मगध साम्राज्य पर। तो मगध साम्राज्य पर जब चढ़ाई करने जाता है तो उसी समय अजातशत्रु उसको हरा देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें कह रहा है क्या कि अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ को अपने मंत्री सुनीध एवं वस्कर की मदद से समाप्त कर दिया। किसे? लिच्छवी संघ को। लिच्छवी संघ यह एक गणराज्य था, उसको समाप्त कर देता है कौन? अजातशत्रु, अर्थात अपने राज्य मगध राज्य में मिला लेता है। तो अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अंग को किसने विजित किया था? तो बिंबिसार ने। और अजातशत्रु ने किसे विजित किया? तो कौशल को और लिच्छवी संघ को विजित किया। ठीक है, लिच्छवी संघ का प्रधान कौन था? उस समय चेटक था। इस संघर्ष में उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक, ठीक है, नामक हथियारों का प्रयोग किया था। आपने दोस्तों क्या तो आप यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, रथमूसल किसे कहते हैं? तो रथमूसल, अगर आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें जो बाहुबली में जब युद्ध करता है बाहुबली के खिलाफ, ठीक है, तो रथ में क्या, एक रथों में क्या औजार यानी कि अस्त्र लगा दिए जाते हैं रथों के पहियों पर। ठीक है, जिससे जब वो रथ आगे बढ़ता है वो नाचता रहता है, उसके आसपास में जो भी व्यक्ति आता है वो कट जाता है। ठीक है, उसी को रथमूसल कहा गया है। महाशिलाकंटक का भी सर्वप्रथम अगर औजार की बात करें तो कौन प्रयोग करता है? अजातशत्रु। काशी व वैशाली को भी मगध में मिला लिया गया। ठीक है, काशी और वैशाली को भी मगध में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अजातशत्रु ने किस राज्य को, महाजनपद को मिलाया था? काशी, वैशाली, कौशल और लिच्छवी संघ को
अर्थात ये चार पांच जो महाजनपद थे, इन सभी को विजित कौन करता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है, जबकि यह जैन मतानुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है अजातशत्रु किस धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म से। लेकिन अगर बिंबिसार पूछे बिंबिसार किस धर्म से संबंधित था, तो वो दोस्तों किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कह रहा है 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने उसको मार डाला। क्या? उदयन ने भी उसको मार डालता है, किसे? अजातशत्रु। तो पितृहंता, अजातशत्रु के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, पितृहंता। ठीक है, तो अपने पितृ का मतलब पितृ मतलब पिता, हंता मतलब हत्या, पिता का हत्या करने वाला कौन? तो अजातशत्रु। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी राजा हैं सभी ने अपने पिता को मारकर राजगद्दी को हथियाया है। ठीक है, आगे अब देखते हैं, कह रहा है उदयन ने, क्या उदयन ने जैन, हाँ वो जैन मतानुयायी था। उसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम तट पर, क्या गंगा एवं सोन नदियों के तट पर क्रमशः कुसुमपुर, गंगा के किनारे कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करता है। कौन? गंगा और सोन नदी के संगम पर, एक तरफ से जैसे ये गंगा जा रही है, इधर से सोन आ रहा है। ठीक है, तो इसी के संगम पर यहाँ पे क्या करता है? ये कुसुमपुर या इसी को पाटलिपुत्र कहा जाता है, एक नगर की स्थापना करता है। कौन? उदयन। दोस्तों आप यहाँ समझ लीजिए, उदयन और उदयन दो अलग अलग है। उदयन जो है हर्यक वंश से संबंधित है, और उदयन दोनों का इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा देखने में अंतर है। उदयन देख लीजिए दोस्तों, ये है उदयन, ये क्या है? उदयन है, उदयन, और ये क्या है? उदयन है। उदयन, तो उदयन जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है, जबकि उदयन जो है ये वत्स यानी कि कौशाम्बी है, ठीक है, वहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो उदयन ने ही अगर हम बात करें, उदयन जो है ये पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, और उदयन जो है ये कौशाम्बी में अपना शासन करता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, कभी ऑप्शन आ जाए इस प्रकार से तो आप वहाँ पे यूपीएससी या यूपीपीएससी कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन को दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो और कंपटीशन थोड़ा अर्थात मेरिट जो है थोड़ा कम जाए। और ये भी चेक करता है कि वो बच्चा कितना अच्छे से यानी कि कितने तथ्यपूर्ण से उस अर्थात इतिहास को पढ़ा है। तो ऐसे भी चेक करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है। अब बात करते हैं मगध वंश अर्थात मगध पर शासन करने वाला अगला वंश कौन होता है? शिशुनाग। कौन होता है? नाग वंश में शिशुनाग। ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। क्या? नागदशक या इसी को बृहदत्त भी कहा जाता। तो ठीक है, नागदशक था तो इसका अंतिम पुत्र, जिसे शिशुनाग शिशुनाग ने पदच्युत करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। दोस्तों तो एक बार इसे बताते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र जो था नागदशक, उसको पदच्युत कर देता है, अर्थात उसके राजा पद से हटा देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कौन करता है? शिशुनाग करता है। आगे बात करते हैं, शिशुनाग ये प्रथम शासक है शिशुनाग वंश का। इसका कार्यकाल कितना था? तो 112 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व के बीच में था। मगध की गद्दी पर बैठने से पहले शिशुनाग बनारस का गवर्नर था। ठीक है, जो शिशुनाग था वो बनारस का गवर्नर था। शिशुनाग ने मगध का विस्तार बंगाल से मालवा तक किया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का वह कौन सा राजवंश है जिसने बंगाल से मालवा तक अपने राज्य को विस्तार किया? तो वो कौन था? शिशुनाग था। उसने
अवंती क्या उस अर्थात शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। ठीक है, तो अवंती को कौन मिलाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों में पूछा गया है। अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य में कौन मिलाता है? तो शिशुनाग मिलाता है। ठीक है, अवंती राज्य को कौन मिलाता है? तो शिशुनाग मिलाता है मगध साम्राज्य में। जबकि हम पीछे देख चुके हैं, जैसे अंग महाजनपद और कौशल महाजनपद, काशी महाजनपद, तो इन सभी को कौन? हर्यग्वंश मिलाता है। इस समय अवंती का शासक अवंतीवर्धन था। कौन? अवंतीवर्धन था। इस विजय से वत्स साम्राज्य का भूभाग भी उसके अधीन आ गया। क्या? शिशुनाग जब ऐसा विजय करता है, अवंती को विजय करता है, अवंती जो है, अवंती का आधुनिक नाम उज्जैन है दोस्तों। क्या? उज्जैन है। तो वत्स जो साम्राज्य है उसको भी, अर्थात वत्स जो साम्राज्य था आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, उसको भी अपने साम्राज्य में वो मिला लेता है। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैशाली को दूसरी राजधानी कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? शिशुनाग बनाता है। आगे बात करते हैं कालाशोक, ये नागवंश से ही संबंधित है। क्या? कालाशोक नागवंश से संबंधित है। 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व के बीच में इसका कार्यकाल देखने को हमें मिलता है और ये नागवंश से संबंधित है। क्या? नागवंश से। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है और इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीत भी होता है। इसके समय में मगध साम्राज्य की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया जाता है, जबकि शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहाँ पे स्थापित करता है दोस्तों? तो अपनी राजधानी को कहाँ? वैशाली स्थापित करता है, जबकि कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र स्थापित करता है। कालाशोक को पुराणों का ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। क्या? काकवर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काकवर्ण किसे कहा जाता है? तो कालाशोक को कहा जाता है। इसके काल में वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें नौवां था नंदिवर्धन और एवं 10वां जो था पंचमक था। क्या? 10वां जो पुत्र था पंचमक था। इन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर लगभग में 22 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। ठीक है, 22 वर्षों के शासन के बाद कौन सा वंश मगध पर शासन करता है? फिर आगे आके नंदवंश। कौन सा दोस्तों? नंदवंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंदवंश 344 ईसा पूर्व से लेके 324 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो राजा था महापद्म नंद। क्या? महापद्म नंद। पाणिन का जो अष्टाध्यायी है दोस्तों, पाणिन इसी का मित्र था। किसका? महापद्म नंद का ही मित्र था। ये नंदवंश की स्थापना करता है। नंदवंश की स्थापना उग्रसेन पाली ग्रंथ के अनुसार और महापद्म नंद ये पुराणों के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछे कि पाली ग्रंथ के अनुसार किसने नंदवंश की स्थापना किया, तो उग्रसेन ने, और पुराणों के अनुसार अगर पूछे तो महापद्म नंद ने। ठीक है, पुराणों में उसे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिम के पुत्र तथा शिशु यानी शिशुनाग की स्त्री से उत्पन्न मानते हैं। क्या? पुराणों में ऐसा माना गया है, इसीलिए पुराणों में महापद्म नंद को शासक माना गया नंदवंश का। दूसरी ओर जैन ग्रंथ उसे एक नाई और वेश्या का पुत्र बताता है। क्या? महापद्म नंद जो है उसे एक नाई और वेश्या का पुत्र बताता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसके अनुसार? तो पुराणों के अनुसार। क्या? पुराणों के अनुसार। ठीक है, ये शिशुनाग वंश से संबंधित बताया गया है, जबकि जैन धर्म में इसे एक नाई और वेश्या का पुत्र बताया गया है। पुराणों में ये क्वेश्चन आ चुका है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्या? सर्वछत्रांतक कहा गया है किसमें? पुराणों में। अर्थात सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने लिया था? महापद्म नंद ने। इसका अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। तथा भार्गव या अपरशुराम परशुराम कहा गया है। किसे?
किसे कहा गया है? महापद्म नंद को, अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। क्या? एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हाथी गुम्फा अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उसने कलिंग के कुछ क्षेत्रों पर भी आधिपत्य जमा लिया था। कौन? महापद्म नंद। इसके राज्य के अंतर्गत और दोस्तों समझिए, महापद्म नंद में ही अर्थात हाथी गुम्फा अभिलेख में ये अभिलेख जो है खारवेल ने इसको लिखवाया था और बराबर की पहाड़ियों पे ये पाया गया है। और इसी में बताया गया, क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख में ही बताया गया है कि कलिंग विजय करने के बाद महापद्म नंद ने एक नहर वहाँ पे खुदवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसने राज्य के अंतर्गत अर्थात उसके राज्य के अंतर्गत क्या? पंजाब, पूरा संपूर्ण पंजाब दोस्तों, संपूर्ण पंजाब को जीत लिया था। ठीक है, संपूर्ण पंजाब के उत्तरी भारत, मालवा और मध्य प्रदेश, अवंतिका अर्थात अवंती तथा गोदावरी नदी तक अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। महापद्म ने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। साथ ही उसने एक राट एवं एक छत्र, क्या? एक छत्र की उपाधि भी धारण करता है। तो एक राट उपाधि सर्वप्रथम कौन लेता है? महापद्म नंद लेता है दोस्तों। ठीक है, और ये कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। कहाँ पे ऐसा साक्ष्य मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में ऐसा देखने को मिलता है। महापद्म नंद के आठ पुत्र थे और जिसमें अंतिम जो था घनानंद था। ठीक है, क्या? घनानंद इसका अंतिम शासक हुआ। और बात कर लेते हैं घनानंद के बारे में। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का समकालीन था। इसी ने जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, ये आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या? आत्मसमर्पण कर दिया था, अर्थात जिससे क्रुद्ध होकर आत्मसमर्पण करने के बाद ये कौन क्रुद्ध हो जाता है? तो क्रुद्ध हो जाते हैं कौन? विष्णुगुप्त या चाणक्य, और वहीं पे कसम खाते हैं कि अब नंद वंश को हम उखाड़ फेंकेंगे। तभी वो जा रहे थे, रास्ते में उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। बालक अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जाते हैं तक्षशिला। वहाँ पे उन्हें शस्त्र का ज्ञान और आयुध का ज्ञान देते हैं। फिर वहाँ पे अपना एक सेना बनाते हैं। सेना बनाने के बाद पंजाब और सिंध को सर्वप्रथम विजित करते हैं और लगभग में 6 लाख सैनिकों को अपने सेना में भर्ती करते हैं और 6 लाख सैनिकों को लेकर पूरे भारत को राउंड डालते हैं। ऐसा किसने कहा? जस्टिन ने कहा है दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त पूरे भारत को यानी कि मगध साम्राज्य को राउंड डालता है अपने सैनिक के माध्यम से। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी लगान लगाने से जनता असंतुष्ट थी। इसीलिए, क्योंकि जो घनानंद था वो बहुत भोग विलासतापूर्ण जीवन जी रहा था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और एवं मगध पर मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मगध जो साम्राज्य है उसका अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो राज्य होता है वो पाटलिपुत्र से राजवंश चलता है। अब इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।